वेलकम बैक नाज़रीन। सैटरडे स्पेशल पासबान मिल्लत में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुश आमदीद। आप जानते हैं हमेशा की तरह बहुत ही अहम मौजू के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हैं। बहुत ही मौज़े शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज़ हो चुका है, तो हमेशा की तरह हम चाहेंगे कि जहां हम मेहमानों से बहुत कुछ जान रहे हैं, सीख रहे हैं, वहीं पे आप सुनते हुए अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। कुछ जानना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो तो यकीनन लाइव कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इसके साथ साथ ओवरसीज़ भी डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हूँ, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसे शख्सियत की बात की जा रही है जो कि हम सब के लिए एक रोल मॉडल हैं। तो डेफिनेटली हमें सवाल करना चाहिए, अपनी राय का इजहार करना चाहिए, प्यार मोहब्बत का इजहार करना चाहिए उनसे। तो लाइव कॉल आप लोग कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। जी आदि साहब। जी, मैंने डॉक्टर नूर फातिमा साहिबा से सवाल किया था कि हम ये बहुत कहते हैं कि कायदे आज़म और लियाकत अली या जो क़यादत थी वो बहुत जल्दी हमसे जुदा हो गए, तो ये बात बिल्कुल ठीक है ऐसे, लेकिन एक बात बहरहाल कोई एक्सक्यूज़ इसलिए नहीं है कि कौमें जो हैं वो चंद सालों में तो बनती नहीं हैं। और हम पाकिस्तानी कौम के पीछे सर सैयद, इकबाल और कायदे आज़म, ये तीन शख्सियात का एक तसलसल है। हमने आपको याद होगा इस पर एक प्रोग्राम भी किया था मुसलसल। एग्जैक्टली। तो उनकी जो टीचिंग्स हैं वो तो मौजूद हैं, और अगर उनको हम सिलेबस का भी हिस्सा बनाएं, अपने सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस का हिस्सा बनाएं, उनका मुताला करें, तो वो तरबियत हमारे ब्लड में और हमारी रगों में उतर तो सकती है। डॉक्टर साहिबा जी बिल्कुल ठीक है। देखिए मैं आपको बताऊं कि बेशक हमें टाइम बड़ा कम लग रहा है, हमें लग रहा है कि वो बड़ा कम टाइम उनका ज़िंदगी का हमारे साथ रहा, जो कि सही है, लेकिन जो काम वो टायरलेसली हमारे लिए कर गए हैं ना, वो शायद बाकी अगर आप किसी आम प्रोफेशनल को देखें तो वो सालों में नहीं कर सका। जो उन्होंने इवन जब देखा कि क्लोज़र टू इंडिपेंडेंस या क्लोज़र टू हमारी जो फ्रीडम का टाइम था, उस दौरान उन्होंने जिस एक्सेलरेशन से काम किया है, वो काम वो हो सकता था जो आने के बाद करते, तो वो कर गए पहले काम बहुत सारा। सिर्फ ये है कि हमने उसको प्रायोरिटाइज़ नहीं किया, हमने उस तरह से फोकस नहीं किया। जैसे आपका आज का जो है टॉपिक था वो उनकी इकोनॉमिक विजन या जी इकोनॉमिक विजन भी और फलाही, आप देखिए उन्होंने 1939 से इसके ऊपर काम शुरू कर दिया था। बहुत से लेटर मौलवी तमीज़ुद्दीन ने ये किया कि एक इकोनॉमिक कमेटी, अच्छा अब हम जैसे ही बात करते हैं ना जो हमारी मूवमेंट की बात करते हैं या हम 47 के बाद की बात करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि सारा फोकस जो है वो उस वक्त का हमारे पॉलिटिकल राइट्स पे था और पॉलिटिकल फ्रीडम पे था। ऐसा नहीं है, पॉलिटिकल फ्रीडम को जिसने बैकअप किया हुआ था वो बेसिकली इकोनॉमिक राइट्स की बात की और इकोनॉमिक फ्रीडम की बात की। बहुत सही बात। कायदे आज़म के माइंड में फंडामेंटली एक क्वेश्चन था, द मोमेंट ही वाज गोइंग क्लोजर टू द इंडिपेंडेंस, वो ये कहते थे कि जो एक आपको पता प्रोपेगेंडा शुरू हो गया था कि ये मुल्क आज़ाद तो हो रहा है बट रहेगा नहीं खुदा न खास्ता, तो वो ये कहते थे कि इकोनॉमिकली वायबल कंट्री। तो ये उनका कोर ऑफ द आइडिया था। उन्होंने कहा ये बात, बिल्कुल उन्होंने ये कही, और उसके बाद जाहिर है कि उन्होंने बहुत सारा स्टूडेंट से वो बात करते थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बात करते थे, सिविल सर्वेंट से बात करते थे। उनका हम उस पर डिस्कस करेंगे। उनका कोर यही होता था कि किस तरीके से आपने ह्यूमन रिसोर्स पैदा करना है, अपने नेचुरल रिसोर्स का भी उनको पता था, जो हमारे एरियाज खासतौर पे बलूचिस्तान के अंदर है उसकी भी उनको अंदाजा था। फिर जो हमारी इंडस्ट्रियल स्टेट क्या है इस वक्त, हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके ऊपर वो रिपोर्ट्स मांगते थे। बैंकिंग सेक्टर को कैसा होना चाहिए उसका उन्होंने पूरा विजन दिया। तो ये नहीं है कि चीज़ें वो नहीं, चीज़ें वो कर गए हैं, अनफॉर्चुनेटली उसको हम हमने फोकस नहीं रख सकते। जी जी अगर साहब मैं सब्सटेंशिएट करूँगा मैम की बातों को कि देखिए जो ये बात कर रहे थे ना वायबिलिटी ऑफ पाकिस्तान, इकोनॉमिक वायबिलिटी, वो इस सेंस में हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब पाकिस्तान बन रहा था तो मसीही बरादरी ने हमारे हक में वोट डाला कि जी हम पाकिस्तान के साथ ही रहना पसंद करेंगे, जिसकी वजह से जो जियोग्राफिकली जो हिस्सा हमें मिला है वो ज़्यादा है। अदरवाइज अगर हम मसीही बरादरी हिंदूज के खाते में आते तो ये हमारी जियोग्राफिकली हमें और मजीद हम जो है वो कम हो जाता। कायदे आज़म ने तो वो सिखों को भी ऑफर किया था, अगर वो होता तो फिर मशरकी पंजाब की
पंजाब की जो तकसीम है वो बहुत मुश्किल बहुत कम हो जाती है, जी, यानी वो जी। ना होने के जी, बराबर तकसीम होने जी पे जाती होते है। ही और नहीं, ये जी। इससे पता चलता है कि कायद आज़म की शख्सियत के ऊपर भी हाँ, लोगों यानी को जी। एतमाद था और Exactly. पाकिस्तान बनने के ऊपर भी एतमाद था। बेशक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर शाहिद इकबाल कामरान साहब, वो बात हो रही है इकनॉमिक व्यू की, तो फिर वही बात के जो अल्लामा इकबाल और कायद आज़म की कॉरस्पॉन्डेंस है वो जहन में आ जाती है, याद आ जाती है। कायद आज़म अल्लामा इकबाल ने ये ज़रूर कहा कि मुसलमानों का मसला कल्चरल है। वो जब मस्जिद कुर्तबा को देख कर आए, स्पेन को देख के आए, तो वो एक अजीब कैफियत में थे कि कहीं सब कॉन्टिनेंट में भी ये ना हो जाए कि 800 साल हुकूमत हुई, यहाँ भी इत्तेफाक से उतनी ही साल थी, तो और उसके बाद स्पेन में एक भी मुसलमान नहीं रहा। तो वो एक कल्चरल थ्रेट और एक रिलीजियस थ्रेट तो था, लेकिन अल्लामा इकबाल ने कायद आज़म को लिखा कि रोटी का भी मसला है, यानी उन्होंने लफ्ज़ रोटी इस्तेमाल किया अपने उसमें, मईशत का भी मसला है। और मुझे कायद आज़म का वो ख़िताब याद आ रहा है ग़ालिबन 1942 में, लेकिन बहरहाल 41 से 44 के दरमियान, जब उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान में जागीरदारी और एक्सप्लॉयटेशन होगी तो मुझे ऐसा पाकिस्तान नहीं चाहिए। ये बात उस वक्त करना बड़ी सेंसिटिव बात थी, क्योंकि जद्दोजहद अपने पूरे अरूज पर थी। तो इकॉनमी को कायद आज़म ने, मईशत को, और जो पॉवर्टी है उसको बहुत ही एड्रेस किया आपने। आपकी बात दुरुस्त है। मैं आपको ये गुजारिश करूं कि हमारे यहाँ जो दो कौमी नज़रिया फ़रोग़ पाया, उसकी बुनियादी वजह एक ही थी और वो मईशत थी। जिस मौके पर अल्लामा मोहम्मद इकबाल 1904 से बात कर रहे थे, पहुंच चुके थे, लिख रहे थे, ये मैं पूरे यकीन से कहता हूं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक सियासतदान के तौर पे उस मौक़िफ़ पर बहुत देर से पहुंचे। और इसमें जो रोशन पहलू है वो ये है कि यही वो नुक्ता है जिसकी बुनियाद पर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के जो खतूत, इनके आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस हुई और जो जिन्ना ने शाया किए, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जिनकी इशाअत का एहतमाम किया, उसके प्रीफेस में लिखा कि बिल आखिर हमने वही मौक़िफ़ इख्तियार किया है जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल का था। और ये एतराफ़ जो होता है ये कोई मामूली आदमी नहीं कर सकता। हमारे यहाँ तो दूसरे की खूबियों को अपनी खूबियाँ बनाकर पेश करना, दूसरे के मौक़िफ़ को अपना मौक़िफ़ करार देना, तो ये तो सब कॉन्टिनेंट में बड़ा आम था। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने पूरी ईमानदारी से, अब बातचीत क्या हो रही थी, इवन ये भी कहा एक जगह पे कि वो रेजोल्यूशन के बाद कि आज इकबाल जिंदा होते तो देखते कि हमने वही कुछ किया है जो वो चाहते थे। ये क्या चाहते थे वो, जो आपने अभी इशारा किया, रोटी का नाम लिया, 1904 से लेके इकबाल परेशान थे। देखिए हुकूमत ठीक है उन्होंने मुसलमानों से ली थी, अंग्रेज ने। हिंदुओं को बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा, पहले वो फारसी सीखते थे, उन्होंने अंग्रेजी सीखनी शुरू कर दी। मुस्लिम कम्युनिटी को, सैयद अहमद खान को पूरे 80 और 90 साल लग गए ये समझाने में कि हम भी अंग्रेजी सीख लें तो कोई फर्क जी। डॉक्टर साहब इसको कंटिन्यू कीजिएगा ब्रेक के बाद। डॉक्टर साहब ब्रेक की जाने बढ़ने, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह यहीं से हम नाज़रीन कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इंतहाई अहम टॉपिक है, गुफ्तगू बहुत अहम हो रही है। ब्रेक के बाद इसको इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, स्पेशल पासबान मिलत में आप तमाम देखने वालों को वेलकम बैक करते हैं। आप सब जानते हैं हमेशा की तरह कायद से रिलेटेड बहुत अहम टॉपिक, और यकीनन जिस तरह हमारी मुअज़्ज़िज़ शख्सियात बयान फरमा रही हैं, जिस ख़ास एक हमारे जो रोल मॉडल, जिस शख्सियत की बात की जा रही है, यकीनन आज के हमारे जो नौजवान हैं, जो हमारी यूथ है स्पेशली, उन्हें ये प्रोग्राम लाजमी सुनने चाहिए। क्योंकि कहा जाता है, बल्कि हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान भी फरमाते हैं कि 50% से ज़्यादा जो आबादी है, जो हिस्सा है, वो हमारी नौजवान नस्ल है। तो
तो हमारे पास जब कायद जैसे रोल मॉडल मौजूद हो, क्यों ना हम उनकी ज़िंदगी का मुतालिया करें, हिस्ट्री पढ़ें। और जैसे आज ये प्रोग्राम पूरा अशरा जो मनाया जा रहा है, इन्हीं 10 प्रोग्राम को अगर आबदी साहब हमारे नौजवान देख ले तो बहुत कुछ वो सीख सकते हैं। बल्कि नौजवानों की आबादी तो कहा जाता है एक अंदाजे के मुताबिक जो मैक्सिमम है 65% 65 एग्जैक्टली में। तो और हमारे कायदीन ने नौजवानों को एड्रेस भी बहुत किया। डॉक्टर शाहिद इकबाल कामरान साहब इस्लामी फलाही रियासत के हवाले से, कायदे आज़म जो एक फलाही रियासत बनाना चाहते हैं, उस हवाले से सैयद अहमद खान को भी 80-90 साल लग गए अपनी कम्युनिटी को इस बात पे आमादा करने के लिए कि हमें बदली हुई सूरत हाल के मुताबिक चलना चाहिए। तो ये मुश्किलात रहीं जो जिस चीज़ ने मोहम्मद अली जिन्ना को, जो एक ज़माने में जिनका सियासत में आना इस ऐलान का बायस हुआ कि पूरी कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अपने मुश्तरका इजलास में उनको हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर करार दे दिया। अब इनके इस सफ़र को यहाँ से शुरू करें। इस सफ़ीर ने, और आप जानते हैं कि साइमन कमीशन के मामले में भी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा मोहम्मद इकबाल के सियासी मौक़िफ़ में फ़र्क था। असल तब्दीली साइमन कमीशन रिपोर्ट आने के बाद हुई। आप नेहरू रिपोर्ट ले लें, 14 निकात ले लें, साइमन कमीशन रिपोर्ट सब के बाद हुई। और वो ये हुई कि जिन्ना भी आहिस्ता आहिस्ता उस तजुर्बे तक पहुंचने लगे जिस तजुर्बे तक अल्लामा मोहम्मद इकबाल पहले पहुंच चुके थे। अब जो इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस हुई उसमें 2 बड़े इश्यूज थे। एक ये कि मुस्लिम लीग की पंजाब में तंजीम नौ किस नहज पे हो। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मौक़िफ़ ये था कि हमारे पास वक्त कम है, तो जिस तरह से ग्रास रूट लेवल पर आप इसको एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, मुस्तहकम मुनज़्ज़म करना चाह रहे हैं, उसका वक्त नहीं है। दूसरा बड़ा ये था कि मुसलमानों को सिर्फ एक नारा मुतासर कर सकता है और वो नारा है रोटी का, मुआश का। अगर इनकी, और इन्हीं खतूत में इकबाल ने उस हदीस का रेफरेंस भी दिया हुआ है कि गुर्बत गुनाह की तरफ ले जाती है, जिसका मुआश नहीं उसका दीन नहीं, उसका दीन नहीं। तो इससे हमें अपनी कौम को बचाना है। जो नज़्म हुकूमत, जो नजरिया आपकी मईशत को एड्रेस नहीं करता, आपकी मईशत को, आप याद रखिए कि हमेशा भरे हुए पेट से भली बात निकलेगी। सही बात। भूखा पेट कुछ नहीं सोचता। और उस वक्त बदकिस्मती ये थी कि हमारी सब कॉन्टिनेंट पूरे में, इकबाल के एक मजमून में लाहौर के बाज मोहल्लों की तस्वीर कशी की गई है कि किस गुर्बत में, शदीद गुर्बत। आप देखिए उस वक्त इनकी उम्र, नौजवान थे ये, तो एक नौजवान उस जवानी से, एक शख्सियत जवानी से अपनी कम्युनिटी की गुर्बत पर कुड़ रही है, जल रही है, परेशान हो रही है। और बिलाखिर अपने मौसर अंदाज में उन्होंने इन्हीं खतूत में लिखा कि नेहरू का जो सोशल डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है वो कोई अहमियत नहीं रखता हमारे लोगों के लिए, ये सिर चश्म लोगों का इशू है। हमें अपने लोगों की रोटी का, रोजी का, मईशत का मसला। तो जो तस्वुर मोहम्मद अली जिन्ना ने कंसीव किया उससे, जिसको तस्लीम किया, उसी की बुनियाद पर उन्होंने, और मैं आपसे गुजारिश करूं, जब भी हम क़याम पाकिस्तान, तहरीक पाकिस्तान इनकी बात करें, एक चीज हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि मुश्तरका तौर पर 6 जून के प्लान को मुस्लिम लीग, कांग्रेस, यानी सारी क़यादत ने तस्लीम किया था। उसमें क्या था? उसमें बिल्कुल वही नक्शा था जो 1930 में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने प्लान की बात आप कर रहे हैं, पेश किया था कि विद इन डोमिनियन आज़ादी होगी। उस वक्त 2 पाकिस्तान बन रहे थे और एक हिंदुस्तान बन रहा था। बिल्कुल सही। उस वक्त 2 पाकिस्तान बन रहे थे और इस पाकिस्तान में पूरा पंजाब था। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कॉलर है हमारे साथ, तो कॉलर्स को लेना भी बड़ा अहम है। उसके बाद बिल्कुल याया साहब हमारे साथ है जी, कराची से। अस्सलाम वालेकुम याया साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब से माजरत के साथ के इनकी बात में मुखिल हुआ, लेकिन देखें, पहले तो तमाम मौजूद मेहमानों को सलाम हो, और फिर मैं कहूँगा पासबान मिलत के नाम से जो आपने प्रोग्राम शुरू किया, एटलीस्ट कम से कम हम एक रिवाइवल की तरफ जा रहे हैं, और ये अच्छी बात है कि कम से कम आपका चैनल इसको प्रमोट कर रहा है। मेरा सवाल मुख्तसर करते पूछूंगा। देखें, कायद आज़म थे, मैन ऑफ वर्ड्स थे, वो कहते थे, वो करते थे।
अब यानी उन्होंने एक फलाही मुमलिकत का एक नक्शा भी पेश किया जो हमारे मजहब में भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उसको फॉलो नहीं कर पाए। मेरा सवाल ये है कि कायदा आज़म के बाद हमारे मुल्क के अंदर वो लीडरशिप ऐसी क्यों नहीं आ सकी जो सच पे सच बोलती हो, जो डिसिप्लिन सिखाती हो, जो यूनिटी पे खड़ी रहती हो। अब मसला ये कि जब हमारे बच्चे ये चीज देखते हैं ना, हम उनको यकीनन हम अपने बच्चों को कायदे के बारे में बताते हैं, लेकिन उनके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ, ये कंटिन्यूटी में जो चीज नहीं आई, जो लीडरशिप का फुकदान हुआ और झूठ पे मबनी एक सारी चीजें चल रही होती है, जाहिर है ना फलाही रियासत बन सकी ना कुछ बन सका। लेकिन अब आप जैसे लोग ही जो हमारे मेहमान पर यही उम्मीद दिलाते हैं और यही कौम को आगे की तरफ ले जाते हैं। तो मेरा सवाल यही है कि वो जो लीडरशिप हमारी पनप क्यों नहीं सकी, उस तरह की फॉलोइंग क्यों नहीं हो सकी। ठीक हो गया, इस पे जरूर बात करके बहुत शुक्रिया। बाद में इंशाल्लाह एड्रेस करेंगे। बाद सवाल ऐसे होते हैं जिनके अंदर खुद ही जवाब पिन्हा होते हैं। जी डॉक्टर साहब की बात मुकम्मल कर लें, फिर इसी को हम जी। अच्छा, ये जो इन्होंने बयान किया, हमारा 1930 में 1932 में अपनी उसके बाद तमाम तहरीरों में अल्लामा इकबाल ने हमारी कम्युनिटी का एक अलमिया बताया कि हमारे यहाँ लीडरशिप की कमी है। ये आज का मसला नहीं है। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जिस वारफ्तगी के आलम में उसमें लेटर में भी लिखा कि सिर्फ आप ही हैं इकबाल ने, वो इसलिए कि उन्हें, देखिए मुझे ये कहने दीजिए, कुछ बुरा भी लग सकता है कि जब भी हम सब कॉन्टिनेंट में हम हैं कन्वर्टेड मुसलमान बरसगीर में, जब भी हमारी कम्युनिटी पे कोई मुश्किल वक्त आया, फैसला कौन वक्त आया, कम्युनिटी की रहनुमाई के लिए कोई रिलीजियस लीडर सामने नहीं आया ट्रेडिशनली। तो इकबाल ने और जिन्ना ने कसरत से ये लिखा है कि पाकिस्तान यानी रियासत जो हम चाहते हैं वो उसमें मुल्लायत थियोक्रेटिक स्टेट नहीं होगी, उसमें जदीद जमहूरी इस्लामी रियासत होगी। जी। रियासत में फलाही हम लगा लेते हैं, क्योंकि हमारी रियासत फलाही नहीं है। मैं गुजारिश करूं कि रियासत का मतलब ही फलाह होता है। रियासत एक सोसाइटी अपने इंडिविजुअल की बेटरमेंट के लिए जो नज्म कायम करती है, जो सिस्टम कायम करती है, जो इंतजाम करती है, उसको उसी का नाम रियासत है और वो रियासत होती है। जी डॉक्टर साहब, एक तो आप कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे सवाल पर, और दूसरा जो मैं फिर आगे जो बात को बढ़ाना चाह रहा हूँ कि कायदे आज़म की जो तकरीर है 11 अगस्त की, उसमें हम ज़्यादातर एक ही हिस्से को हाईलाइट करते हैं, और वो भी कोई गलत नहीं है कि आप अब आज़ाद मुल्क के आज़ाद शहरी हैं, आप टेंपल में जाएं, मस्जिद में जाएं, गिरजा में जाएं या किसी और इबादत की जगह में जाएं, रियासत का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो वो ज़रा ज़्यादा हाईलाइट हो जाती है, क्योंकि बात भी दुरुस्त है और फिर यकीनन माइनॉरिटीज़ भी उसको प्रमोट करती हैं और सही करती हैं, मैं उसको गलत नहीं कह रहा। लेकिन जो बाकी उनकी तकरीर है जो 100% फलाही रियासत के हवाले से है, हर इशू आपने एड्रेस किया, वो फिर पीछे रह जाते हैं, तो उसको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, इस पे इन डिटेल आपका जवाब लेते हैं, ब्रेक की जाने बढ़ना, ब्रेक के बाद तसल्ली से जो है आपको ये जवाब हम ज़रूर लेंगे। नाज़रीन हमारे साथ होगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, सच स्पेशल पासबान मिल्लत में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुश आमदीद। बहुत अहम टॉपिक और डेफिनेटली बहुत ही ज़बरदस्त डिस्कशन का सिलसिला भी जारी है, और ये ऐसी गुफ्तगू जिसे सिर्फ सुनना नहीं बल्कि उस पर अमल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, कुछ जानना चाहते हो, पूछना चाहते हो, कोई भी सवाल आपके माइंड में आ रहा हो, आज के टॉपिक के मुतालिक कुछ भी कहना चाहते हो, तो लाइव कॉल कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। जी आप जी डॉक्टर इनायत करीम साहब से सवाल किया था। क्वेश्चन रेज्ड बाय द कॉलर इज वेरी पर्टिनेंट टू बी एड्रेस्ड, मस्ट से। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। मैंने यानी ऐसा है ना, कोई ऐसा सवाल होता है जो आपके दिल को छू जाता है ना, तो बिल्कुल उन्होंने बात सही की। देखें, जो भी कौमें होती है ना, वो कौमें बनती हैं 3 कैटेगरी से, 3 सोर्सेज होते हैं इंस्पायरेशन से। सबसे पहले होता है हिस्टोरिकल लेगेसी। ईरान, जापान, चाइना, रशिया,
آپ آسٹریا دیکھ لیں, آپ فرانس دیکھ لیں, ان کی اسٹرانگ ہسٹوریکل لیگیسی ہے, یہ قومیں کھڑی ہوئی ہیں. ایران کو دیکھ لیں, ڈسپائٹ آف کیٹاسٹرافک کرپلنگ سینکشنز کے, جو کہ ویسٹ نے کھڑی ہوئی ہے, قوم ہے بالکل اپنے سٹانس پہ کھڑی ہوئی ہے. اب ہمارے یہاں پر کیا ہے, دوسرا جو سورس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لیگیسی آف یور ہیروز. میں اس کالر سے متفق ہوں کہ مجھے بتائیں کہ ہمارے کورس میں کتنا حصہ ہم نے اپنے ہیروز کو دیا ہے. ہیروز میں صرف یہ نہیں ہوتا, اگر آپ پاکستان اسٹڈی اٹھا لیں یا کوئی اس طرح کا آپ کتاب اٹھا لیں تو وہاں پہ علامہ اقبال یا قائد اعظم یا سر سید, ان کا پولیٹیکل اینگل انہوں نے جو ہے نا کور کیا ہے, ان کی شخصیات پہ کبھی بھی بات نہیں ہوئی. آپ نے دیکھا جنا آف پاکستان, اسٹینلے وولفورڈ نے جو کتاب لکھی ہے, یعنی ایک ویسٹرن اسکالر ہے وہ, مطلب اس میں وہ لکھتا ہے کہ چند ایک لوگ ہوتے ہیں جو کہ تاریخ کا رخ بدلتے ہیں, اور چند لوگ ہوتے ہیں جو کہ دنیا کا رخ بدلتے ہیں, چند لوگ ہوتے ہیں جو ایک ملک بناتے ہیں. اور قائد اعظم کے بارے میں اس نے کہا کہ یہ ایک واحد شخصیت ہے جو ان تینوں کو انہوں نے کیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے آج اس چیز کو نہیں تسلیم کیا تو یہ بھی ہمارے لیے حماقت ہوگی کہ دیکھیں ہم نے اپنے بچوں کو قائد اعظم علامہ اقبال کی شخصیت بھی بتانی ہے. اگر ہم شخصیت کی بات کریں, قائد اعظم کے بارے میں ایک میں ایسی چیز ہے, دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں وہ اس سے انسپائر ہوتے ہیں. قائد اعظم کے بعد ایک ہندو کلائنٹ آیا, اس نے کہا کہ جی میرا ایک یہ کیس ہے, آپ وہ کریں. تو قائد اعظم کا یہ ہوتا تھا کہ پر جو پیشی ہوتی تھی تو وہ ہیئرنگ جو ہے نا وہ 500 ان کی فیس چارج کرتے تھے. تو اس نے کہا کہ یار میرے پاس تو یہ 5000 ہے. تو اس نے کہا یار میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ آپ کی 5 پیشیوں میں حل ہوگا یا 10 میں ہوگا, تو آپ کسی اور کو دیکھ لیں, میں پر پیشی 500 لیتا ہوں. انہوں نے کہا چلیں آپ کریں, میں جو ہے نا مینیج کر لوں گا. آپ یقین تیسری پیشی پہ قائد اعظم وہ کیس جیت گئے, ٹھیک ہے, اور اس نے وہی 5000 روپیہ قائد اعظم کو کہا کہ یہ جی میں نے آپ کے لیے اس کے لیے رکھا تھا, آپ یہ رکھ لیں. اس نے 1500 لی ہے قائد اعظم نے, باقی 3500 انہیں واپس کیا. کہتے کہ نہیں, قائد اعظم اپنے حق کا لیتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی جب سٹوریز آپ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں تو بائی یو ٹیل دیم کریکٹر بلڈنگ یہیں سے بنتی ہے. دوسری بات, سر نے بڑی زبردست ایک بات کی طرف ریفر کیا کہ جاگیرداری کا, انہوں نے ایک بات کی کہ 1942 میں ہی انہوں نے تقریر کی تھی, اور اس میں کہا تھا دیکھیں ایک المیہ ہمارے ساتھ یہ بھی ہوا کہ جب قائد اعظم محمد علی شاہ, دیکھیں جو لیڈر ہوتا ہے نا اس کی طاقت کا جو چشمہ ہوتا ہے وہ ہوتی ہے اس کی عوام, پیچھے عوام ہوتی ہے تو وہ نڈر ہوتا ہے, لیڈر ہوتا ہے نا. قائد اعظم کے بعد کوئی اس طرح کا لیڈر ہی نہیں ایمرج ہوا جس کو فل جو ہے نا سپورٹ ہو لوگوں کی. اب یہاں پر آپ کو میں بتاتا ہوں کہ نہرو جو تھے, کیونکہ وہ 60s تک رہے, تو انہوں نے 2 سال کے اندر یعنی انڈیا کے بننے کے 2 سال کے اندر فیوڈلزم ختم کر دیا, لینڈ ریفارمز کیے 2 سال کے لیے. اب بھی اگر آپ کہیں بھی دیکھیں انڈیا میں فیوڈلزم نہیں ہے, پاکستان میں بھی ابھی ہے, کیونکہ ہم لینڈ ریفارمز نہیں کر سکے. لینڈ ریفارم صرف وہی لیڈر کرتے ہیں جن کے پیچھے عوام کی بیک اپ ہو اور اسٹرانگ ہو. دوسری میں ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو فیوڈلز ہوتے ہیں, جو لینڈ لارڈز ہوتے ہیں, یا جو کیپیٹلسٹ ہوتے ہیں یا انڈسٹریلسٹ, ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. انڈسٹریلسٹ جو ہوتے ہیں نا وہ تھوڑے سے جو ہے نا پڑھے لکھے ہوتے ہیں. انڈسٹریلسٹ لینڈ لارڈ جو ہوتے ہیں نا وہ اتنا ان کو صرف ان کی اپروچ جو ہے نا بڑی زیادہ ان کی فرق ہوتی ہے. تو یہی بات ہے کہ لینڈ ریفارمز نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا ملک ابھی تک ان جاگیرداروں کے شکنجے میں ہے, اور یہ ایک بہت بڑا بہرحال پاکستان کی تاریخ اس حوالے سے تو بہت ہی یعنی امید کم ہو جاتی ہے اگر اس تاریخ کو اس حوالے سے پڑھیں. جی ڈاکٹر نور فاطمہ صاحبہ, میں نے جو سوال ڈاکٹر عنایت کلیم صاحب سے کیا تھا کہ قائد اعظم نے ہر چیز میں رہنمائی کر دی, اور کیونکہ وہ ابھی بات ہی تھی کہ ایک ہسٹورک لیگیسی موجود تھی, یعنی جو سر سید احمد خان سے لے کے اور تقریباً 100 سال میں بہت سارے ایسے لیڈرز آئے جنہوں نے مسلم قوم کو ہر لحاظ سے بلند کرنے کی کوشش کی. تو وہ جو قائد اعظم کی مجھے 11 اگست کی اور 14 اگست کی, پھر میں وہی بات کروں گا کہ 11 اگست کا بھی ہم ایک پیراگراف لیتے ہیں اور 14 اگست کی تقریر کو تو بالکل ہم بھلائے ہوئے ہیں.
इन दोनों तकारीर को देख लें तो कायदे आज़म ने एक हमें बड़ा प्रैक्टिकल विज़न दे दिया एक फलाही रियासत का, कि उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, उस बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते। देखिए कायदे आज़म ने जैसे कहते हैं ना कॉइन, अदर साइड ऑफ द कॉइन, उन्होंने यूरोप में पढ़ के, बाहर की दुनिया देख के, कैपिटलिस्ट सिस्टम देख के, और जब वो वापस आते हैं तो वो ये कहते हैं कि मैं मॉडर्न एजुकेशन या आइडियाज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। आपको ये लगता है, यूथ को कहते थे, आपको ये लगता है कि वहाँ इस सिस्टम की वजह से मिरेकल हो गया है, ऐसा नहीं है। वहाँ डेवलपमेंट आपको नज़र आती है विदाउट ए वेलफेयर स्टेट और विदाउट ए जस्टिस। उन्होंने ये कहा कि जो उन्होंने अपना सारी जो तकरीरों की बात आपने की, या उसके अलावा जो कमेटीज़ उन्होंने बनाई या डिफरेंट टॉक्स की, अगर हम उसका एक निचोड़ निकालें तो उनका इकोनॉमिक विजन जो है, ये वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, वो 3 चीज़ों पे खड़ा है। एक, वो कहते थे कि गवर्नमेंट जो है आपके जागीरदार और फ्यूडल्स की नहीं होगी, आम आवाम की, लोगों की होगी। सेकंड, वो कहते थे कि जो आपका इकोनॉमिक सिस्टम है, इट विल बी बेस्ड ऑन इक्विटी एंड जस्टिस। थर्ड, वो कहते थे कि ये आपने जैसे हम यहाँ पे कहते हैं ना रिग्रेसिव टैक्सेशन और प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, अमीर से अमीर तर नहीं बनाना है, आपने वो इकोनॉमिक सिस्टम बनाना है जो हैव नॉट्स को कंसिडर करे, जिनके पास है उनसे लेकर उनको दे, यानी रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज़ के तहत आपने। तो हम आज ढूंढते हैं बैठ के आबदी साहब कि जी वेलफेयर सिस्टम कैसा होगा पाकिस्तान का, किस तरह होना चाहिए, आपको उन्होंने दे दिया है। कैसा बैंकिंग सिस्टम होगा वो भी उन्होंने आपको दे दिया है। डॉक्टर साहब यकीनन गुफ्तगू बहुत अहम है। ब्रेक की जाने बढ़ना, ब्रेक के बाद आपसे हम कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ होगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन। सच स्पेशल पासबान मिलत में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। नाज़रीन, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से बहुत ही अहम और ख़ूबसूरत डिस्कशन का सिलसिला जारी है। यकीनन कायदे आज़म ने पूरी ज़िंदगी के हवाले से हमारी रहनुमाई फरमाई, उसी के कुछ पहलू बयान किए जा रहे हैं। जी आप जी डॉक्टर साहब अपनी बात मुकम्मल कर लीजिएगा, फिर हम डॉक्टर साहब। और देखिए आज हम ये कहते हैं कि जी IMF आपसे कहता है कि आपका सेंट्रल बैंक या स्टेट बैंक शुड बी इंडिपेंडेंट। उन्होंने उस वक्त ये बात की है, सही बात, सून आफ्टर द डिवीजन उन्होंने कहा जी कि आपका स्टेट बैंक शुड बी ऑटोनोमस, बिकॉज कि वो आपके फिर स्टेक होल्डर्स का, गवर्नमेंट का एट द सेम टाइम वो एक मेन स्टे होता है, और वो इस चीज़ का ख्याल रखता है कि आपका इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो एक बैलेंस वे में चलता जाए। तो और बैंकिंग की उन्होंने इस्लामिक बैंकिंग की भी बात की है, और उन्होंने टाइम एंड अगेन ये कहा है कि आप वेस्टर्न और कैपिटलिस्ट सिस्टम की थ्योरी एंड प्रैक्टिस पे ना जाएं, उसको सामने रखें और इंडिजनाइज करें उस नॉलेज को, और अपने सिस्टम को लेके टाइम एंड अगेन वो ये बात करते हैं। आपकी एग्रीकल्चर, आपका इंडस्ट्री और आपके नेचुरल रिसोर्सेज ये कहते हैं कि आप उस सिस्टम को सामने रखते हुए अपना एक मॉडल डेवलप करें। तो अब हम 70 साल के बाद भी हम ये डिस्कशन करें कि व्हाट इज़ द मॉडल। जी डॉक्टर शाहिद इकबाल कामरान साहब, अभी जो डॉक्टर साहिबा ने बात की, मैं एक तकरीर कायदे आज़म की पढ़ रहा था इंडस्ट्री के हवाले से, तो उसमें उन्होंने बिल्कुल ये कहा कि कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है वो दुनिया को एक्सप्लॉइट कर रहा है और वो रियल डेवलपमेंट नहीं दे रहा। हम यहाँ पर हमें अपना एक मॉडल डेवलप करना चाहिए जो फिर बाकी ख़ास तौर पर दुनिया का उन्होंने कहा, लेकिन इस्लामी दुनिया का ख़ास तौर पर कहा कि बाकी सारी इस्लामी दुनिया के लिए हमारा सिस्टम रोल मॉडल बन सके। लेकिन हम तो देख रहे हैं पॉवर्टी लाइन से लोग नीचे ही नीचे जा रहे हैं पाकिस्तान। देखिए ये जो मुसलमानों के लिए अलहदा फलाही रियासत का कंसेप्ट था, इसकी बुनियादी ये थी कि हमने एक मिसाली रियासत कायम करनी है। मैं यहाँ ये वजाहत कर दूँ कि जब हम कहते हैं कि हमने इस्लामी हुकूमत कायम करनी है, तो उससे हकीकतन जिना की भी और उनके पैरेलल अल्लामा मोहम्मद इकबाल की भी, उससे मुराद ये होती है कि मुसलमानों की हुकूमत। इसमें फ़र्क है। मुसलमानों की हुकूमत, हर दौर के मुसलमान अपने अहद के तकाज़ों के मुताबिक जो भी नज़्म हुकूमत कायम करेंगे
जो मुबादियात से मुनहरिफ ना हो तो उसको हम मुसलमानों की हुकूमत या उस दौर का वो सिस्टम सही बात, बिल्कुल शिद्दत से एहसास था दोनों को कि हमारे सामने मॉडल नहीं है, हमारे सामने मॉडल नहीं है, लेकिन हमारे सामने एक रहनुमाई, एक बुक है जिसकी बुनियाद पर हमने अपना एक सिस्टम कायम करना है। ऐसे 3 बुनियादें, इक्वलिटी, सही, फ्रीडम, सॉलिडेरिटी, इनकी बुनियाद पर हमने एक वो कायम करना है। चूंकि हमें हर चीज बनानी थी, देखिए कैपिटलिज्म जो है, आप अगर उसका डीप मुताला करें जी जी, तो वो सांप की तरह बल खाते हुए चलता है, सीधी लकीर पे नहीं चलता वो। इसी तरह से यूएसएसआर के कोलैप्स के बाद चाइना में जो कम्युनिज्म का मॉडल बना वो भी किसी एक शेप में नहीं रहा, आपको पता ही है। जी जी, उसको किसी जाविये से देखें तो कैपिटलिज्म, किसी जाविये से तो सबात एक तगय्युर को है ज़माने में, सही, जिसने तगय्युर को अपना वो बुनियाद नहीं बनाया। तो इनका मकसद बुनियादी तौर पे यही था। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब मुल्क बनने वाला था, बन गया, बिल्कुल उन्हें दूर तक नजर आ रहा था कि हमें क्या करना है। और मैं आपको बताऊं, अगर उन्हें कुदरत इतना मौका दे देती जितना कि नेहरू को मिला, तो हम पाकिस्तान अपनी बुलंदी के उस सतह पे होता जिस सतह पे शायद आज हिंदुस्तान भी ना हो। हम जो पीछे रह गए हैं, आगाज़े कार ही में हमें बावजूद ये सदमा देखना पड़ा। जो तस्वुर था बानी पाकिस्तान का, मुझे कहने दीजिए कि उसके बाद किसी लीडर ने, किसी रहनुमा ने उसको आगे नहीं चलने दिया। सबसे बड़ी बीमारी आज भी हमारे फलाही सेटअप की तश्कील में यही है कि हम मुआशी मसावत किसी तौर पे भी, हमारे यहाँ बहुत बड़े एक्सप्लॉइटर तो नहीं है, जागीरदार है वही रिवायती। मैं आपसे गुजारिश करूं कि हमारे यहाँ जो थोड़ा बहुत इमर्ज हुए कैपिटलिस्ट, सरमायादार, उनका तर्ज फिक्र अमल भी जागीरदारों जैसा ही है। जी जी, बिल्कुल सही फरमाया। और इसलिए हमें ना हमारी सरमायादारी फायदा पहुंचा सकी, ना हमारी जागीरदारी कर सकी। आज भी अगर हमें एक लाइन में इसको तब्दील करना चाहें तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये तब्दीली नहीं, हमें सारा कुछ मिसमार करके मिट्टी का हरम नया बनाना होगा, फिर मुमकिन है कोई बेहतरी पैदा हो। यही इशारा था मोहम्मद अली जिन्ना का। जिन 2 तकारीर का आपने जिक्र किया वो बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि उन तकारीर में सोसाइटी के बारे में, मईशत के बारे में, स्टेट के बिहेवियर के बारे में जी बहुत कुछ उन्होंने सारा कुछ बता दिया था कि स्टेट और सिटीजन में फोकस सिटीजन पे होगा, स्टेट की सिक्योरिटी। जी बिल्कुल सही। ये डॉक्टर साहब ने बहुत सही बात की उन दोनों तकारीर में जो कायदे आज़म ने 11 और 14 अगस्त को की। तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की अगर कोई दस्तावेज़ बने तो उसका प्रीएम्बल होनी चाहिए वो 2 तकारीर। तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बहुत कुछ कहा, करप्शन के हवाले से कहा कि ये मईशत को नहीं पनपने देगी या सिस्टम को नहीं, अगर हमने अकरवा परवरी और करप्शन को मुल्क से ख़त्म ना किया। यानी जो थ्रेट्स भी थे ना एक फलाही सिस्टम में, कायदे आज़म ने ख़ास तौर पर 11 अगस्त की तकरीर में उनको भी एड्रेस किया। बिल्कुल, देखें एक होती है ना थ्योरी और फिर उसको कहते हैं थ्योरी इनटू प्रैक्टिस। तो उन्होंने थ्योरी तो बयान कर दी कि इस तरह का जो है ना एक रियासत वजूद में हमें लाना चाहिए, लेकिन क्योंकि उनके इंतकाल जल्द हो गया, फिर उसके बाद लियाकत अली ख़ान जिससे एक्सपेक्टेशन थी कौम को, वो भी इंतकाल करके, तो वो एक लीडरशिप वैक्यूम तो रहा जिसकी वजह से ये चीज़ नहीं रही। मैं यहाँ पर कुछ आपकी तवज्जो मरकूज़ करवाना चाहूँगा। देखिए हमारे मुल्क में अक्सर लोग ये कहते हैं ना कि थियोक्रेसी के वो ख़िलाफ़ थे। देखिए इस्लाम जो है ना, अगर आप इस्लामी रियासत को देखें, इस्लामी रियासत में, और अक्सर ये कहा भी जाता है कि वो एक सेकुलर माइंड के थे। सेकुलरिज्म को भी हम लोग मतलब बड़ी उसकी गलत तशरीह करते हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि बच्चों को हमें बतानी चाहिए। सेकुलरिज्म, एक वेस्टर्न स्कॉलर ने कहा कि कायदे आज़म की जो तलवार है उससे इस्लाम रिफ्लेक्ट होता है, और जो उनकी जो शील्ड है, जो जिसके अंदर वो जो तलवार आती है,
وہ جو ہے نا اس میں سیکولرزم کے جو ہے نا ریفلیکشن بھی آتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایسا اسلامی ریاست چاہ رہے تھے. اسلامی ریاست ہوتی ہی ویلفیئر ہے, یعنی اس میں ریاست جو اسلامی ریاست ہے اس کا جو بنیادی پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہر ایک کو ایکول رائٹس دیے جائیں, چاہے وہ مینورٹی ہے, کیونکہ مدینہ کی ریاست جو ہے ہم لوگ وہیں سے آئیڈیا لیتے ہیں اور وہیں سے ایک اس کا جو ہے نا سرچشمہ ہے اس چیز کا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو قائد اعظم محمد علی شاہ جو ریاست چاہ رہے تھے وہ چیز اس لیے نہیں بن سکی کیونکہ ان کو انتقال ہو گیا. دوسری چیز میں آپ سے یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں ریاست کی اب یہ جو سر نے جیسے بات کی کہ اب اس کو بالکل بریک کے بعد آپ کی بات انشاءاللہ کمپلیٹ ایگزیکٹلی. ناظرین بہت ہی اہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری, ہمارے ساتھ ہوئے گا یہ گفتگو کے سلسلے کو ہم بریک کے بعد آگے بڑھائیں گے. دیکھتے رہیں سچ سویرا. ویلکم بیک ناظرین. سچ اسپیشل پاسبان ملت میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ناظرین بہت اہم ٹاپک قائد اعظم سے متعلق اور بہت ہی معزز شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہے. یقیناً قائد کی جب بات کرتے ہیں ہر لحاظ سے ہماری رہنمائی فرما دی, تو کیوں نہ ان تمام چیزوں کو ہم پڑھیں, سیکھیں, سمجھیں اور عمل کریں تاکہ ہم ہمارے اس ملک کو خود کو کامیاب بنا سکیں. اب جیسے میں چاہوں گی اتنا زبردست ٹاپک ہے, اتنے زبردست شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہے, ایک دفعہ پھر آپ ان کا تعارف کروا دیں ہمارے ناظرین. ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر عنایت کلیم صاحب موجود ہیں, اپنے موضوع پر دسترس رکھتے ہیں, معروف یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. ڈاکٹر نور فاطمہ صاحبہ موجود ہیں, آپ بھی ڈپارٹمنٹ ہیڈ ہیں, یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں, بہت ہی آپ خوبصورت جامع کالم لکھتی ہیں. ڈاکٹر شاہد اقبال کامران صاحب ہیں, آپ بھی ماہر اقبالیات ہیں, تاریخ پاکستان پر دسترس رکھتے ہیں. پچھلی دفعہ میں بتانا بھول گیا, ڈاکٹر صاحب شاید برا نہ منا رہے ہو, آپ بھی کالم نگار ہیں ماشاءاللہ. اور کیونکہ ایک علم اپنے کالمز کے ذریعے آگے پہنچانا یہ بڑی بات ہے جو آج کل کے بعض اوقات کالم وہ نہیں کر پاتے, تو اس لیے ایسی شخصیات جو لوگوں سے ان ٹچ ہوں. ڈاکٹر عنایت کلیم صاحب, میں سر بات کر رہا تھا, دیکھیں 11 اگست اور 14 اگست کی جو تقریر تھی اس میں وہ یہ والا پاکستان نہیں چاہتے تھے جس کو آپ ٹوٹلی ویسٹرن لینس سے اس کو دیکھیں. دیکھیں ویسٹ کی جو سسٹم آف گورننس ہے یا سسٹم آف ڈیموکریسی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ منوان اس کے اوپر ہم عمل کریں نا. ہر ایک کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں, ہر ایک کے اپنے جو ہے نا گراؤنڈ ریئلٹیز ہوتی ہیں. اب ہماری گراؤنڈ ریئلٹیز کچھ اس طرح کی ہیں کہ جس میں اگر دیکھیں ویسٹ کو دیکھیں جو کہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, وہاں پہ لٹریسی ریٹ اراؤنڈ 90 ہے, ٹھیک ہے, سم کنٹریز میں تو 100% ہے, ٹھیک ہے, ڈیولپڈ ہیں, ویلفیئر کا کانسیپٹ ہے, ہر ایک لحاظ سے ان کو جو ہے نا فیسلٹیز ہیں, اویئرنیس ہے سب سے بڑی بات, سسٹم آف گورننس ہے وہاں پر, انسٹیٹیوشنز مضبوط ہے. یہاں پہ جب آپ وہ سسٹم لے کر آئیں گے جہاں پہ سب سے بڑی بات ہے وہ ہے اویئرنیس, نہ لوگوں کا لٹریسی ریٹ ہے, نہ ان کو اس ووٹ کی وہ قدر ہے کہ جو ان کو ہونی چاہیے. اور دوسری بات سب سے بڑی جو بات میں کرنا چاہوں گا, آپ دیکھیں ہمارے ملک میں ووٹ کتنا کاسٹ ہوتا ہے, 50% تک بھی ہم وہ, تو اس طرح کے سسٹم میں جب آپ رہیں گے تو آپ پروگریس نہیں کر سکیں گے. آپ نے شروع میں بات کی نا, اس میں بھی جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا نا, پھر ہمیں یہ چاہیے کہ ان چیزوں کو امپروو کریں نا, اویئرنیس کو امپروو کریں, لٹریسی کو امپروو کریں. میں اسی پہ آ رہا تھا کہ دیکھیں جب آپ اویئرنیس اور لٹریسی کی بات کر رہے ہیں تو المیہ کیا ہے, 64% ایز پر دا لیٹسٹ جو سروے ہے 64% ہمارے یوتھ بلج ہے. اب یوتھ بلج میں جو اسٹیمیٹ کے مطابق یہ ہے جو 15 سال سے 33 سال کے جو لوگ ہیں ان کو ہم ینگ لے رہے ہیں. یہ ہمارے لیے ایسٹ بھی ہو سکتا ہے, ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ بھی ہو سکتا ہے, اور ایک ہمارے لیے ٹکنگ بم بھی ہو سکتا ہے, ٹکنگ ٹائم بم بھی ہو سکتا ہے اگر ہم نے ان کو کیپیٹلائز نہ کیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم نے کل بھی ایک پروگرام میں بات کی تھی کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں 3.5 کروڑ بچے آؤٹ آف سکول ہیں, اور اگر پرائمری ڈراپ آؤٹ کو شامل کر لیں تو یہ 4.5 کروڑ ہے, اور یہ ایک محتاط اندازہ ہے, یعنی اس سے کم نہیں ہے. تو جس ملک میں 4.5 کروڑ لوگ بچے وہی نا, اب اس میں آپ کو میں تھوڑا مزید اس میں آپ کے ہی بات کو میں سبسٹنشیٹ کروں گا. دیکھیں جو ہمارے ملک میں ہر سال 22.5 ملین بچے اسکول کے لیے ایڈمیشن لیتے ہیں,
when they reach to stage 9 class 9 اس میں وہ جو فگر جو ہے 2.5 ملین سے شرنک ہو کر 7 ملین رہ جاتا ہے. اب جو 7 ملین رہ گیا ہے, مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ جو 15 ملین کا جو گیپ ہے ان کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ لیکن اگر آپ دیکھیں تو وہ آپ کی سوسائٹی کا حصہ ہیں. آپ نے ان کو تعلیم کس چیز کی دی؟ یہ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں, بڑے بڑے فورمز پہ میں بات کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ایلیمنٹری سسٹم کو آپ نے ری ویمپ کرنا ہوگا. ری ویمپ ان اے سینس کہ آپ نے اس میں سنت, قرآن, کریکٹر بلڈنگ, ایتھکس, موریلٹی, جو کہ ٹوٹلی مسنگ اور جو ہمارے ہیروز ہیں ان کے, جیسے میں نے شروع میں کہا, تو یہ چیزوں کے اوپر جب ہم بات کریں گے تو جب اگر یہ ڈراپ آؤٹ آئے گا بھی تو آپ اپنے ڈرائیور کو, اپنے چوکیدار کو, اپنے سویپر کو, ہر ایک بندے کو صحیح پرفارم کرتے ہوئے دیکھیں گے اور وہ سوسائٹی میں ایک کلیدی کردار ادا کریں گے. ادروائز آپ کو اسی طرح گلا رہے گا کہ میرے جو ہے نا میکینک نے یار یہ کر دیا, میرے چوکیدار نے یہ کر دیا. بلکہ قائد اعظم نے جب تعلیم کی بات کی تھی تو انہوں نے یہ کہا کہ تعلیم ایک ایسی ہونی چاہیے, ایک تو وہ ہمارے لیے ہو, فورن جو کالونیل رول تھا اس کے مطابق نہ ہو, اور دوسرا وہ ہمارے کلچر کو پروٹیکٹ کرتی, اور تیسرا ہم میں کریکٹر پیدا کرے. میں آپ نے جو کالونین بات کی, میں اسی کے اوپر تھوڑا آنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں ہمارے جو تعلیم ابھی ہو رہا ہے, میں اس کے اوپر اس لیے بات کروں گا, بہت ضروری ہے. میڈم کو تھوڑا سا ٹائم لے لوں گا کیونکہ میرے سینئر ہیں اور اکثر میں ان کا ٹائم لیتا ہی رہتا ہوں. تو جو ہماری یہ جو لارڈ مکیلے تھے 1935 میں, لارڈ مکیلے نے منٹس دیے, اس میں انہوں نے ایک تھیری انٹروڈیوس کی, تھیری آف ڈاؤن ورلڈ فلٹریشن. وہ کیا تھی؟ لارڈ مکیلے کہتے ہیں کہ وی نیڈ انڈینز who should be Indians in color and blood but English in taste. تو انہوں نے ہی یہ سسٹم اسی لیے بنایا تھا کہ 2 قسم کے کلاس ہو, ایک ہمیں سرو کرے, دوسری لوگوں کے ساتھ ہمارا وہ جو ڈویژن تھا ہم نے اسے بلائنڈلی ابھی تک وہ کیا کیونکہ ان کا مقصد تھا ڈیوائڈ اینڈ رول, اور وہی سسٹم ابھی تک آ رہا ہے. تو اس لیے اچھا, میرا اگلا کوشچن جو ڈاکٹر نور فاطمہ صاحبہ سے تھا وہ اسی سے ریلیٹڈ تھا, آپ نے بات کر دی. ڈاکٹر صاحبہ, قائد اعظم جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ریاست ایک ایسی ہوگی جو عوام کو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی پروٹیکٹ کرے گی, کلچر کا تو آپ نے تعلیم کے حوالے سے ذکر کیا, اور ان کی اکنامک ویلفیئر بھی کرے گی. اب پاکستان میں پہلے ایسا نہیں تھا, شاید 15-20 سال پہلے ہم انڈیا کو کہتے تھے کہ انڈیا ایک ایسا ملک ہے جہاں بہت زیادہ پاورٹی ہے, شاید ابھی بھی وہاں ہے, ایسا نہیں ہے, لیکن ہمارے یہاں اب انڈر پاورٹی لائن ہر سال لوگ پڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہ المیہ کیسے پیدا ہوا, کیوں ہوا, اس کو کیسے دور کریں؟ دیکھیے, جب ہم اکنامک ان کے آئیڈیاز کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس کے پیچھے ان کا ویژن کیا تھا. انہوں نے نا بہت زیادہ بات کی ہے کامرس کی, اور وہ کہتے تھے کہ کامرس آپ کے کلچر سے زیادہ ضروری ہے. صحیح. اور آپ دیکھیں مسلم کمرشل بینک, جی انہوں نے, اور کچھ اور بینکس ہیں جو انہوں نے اس وقت کہا بنائے, اور پاکستان بننے سے پہلے اس کا پروسیس شروع کرایا. بالکل. اس کے ساتھ ساتھ مطلب میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں انٹرپرینورشپ وہ کس طرح بڑھانا چاہتے تھے کہ آپ کے پاس کامرس کی ضرورت ہے, بیسس کی ضرورت ہے. جی. ساتھ ساتھ وہ کہتے تھے, انہوں نے کہا کہ جی ایک کمپنی, ایئر کمپنی بھی اس وقت لانچ کروائی, اور اس کے ایک جیسچر دینے کے لیے 25,000 روپے کا اس کا ایک شیئر خریدا خود, تاکہ انکریج ہوں لوگ. ایئر لائن بھی آپ نے ابو الحسن اصفہانی سے کہہ کر, اور یہ مسلم کمرشل بینک بھی انہی سے. جی, اور اصفہانی صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک بینک بنانا ہے, اور اس کے اندر کچھ آپ نے فردن کمیٹیز بنائی ہیں کہ اس کو آگے ڈیولپ کرنا. اچھا, اس کا نام بھی آپ دیکھیں نا, مسلم کمرشل بینک. اچھا, ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے, بریک کے بعد انشاءاللہ. بالکل ناظرین, بریک کے بعد اپنے مہمانوں سے یہ جو اتنی زبردست ڈسکشن ہو رہی ہے اس کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ پھر ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन। सत्र स्पेशल पासबान मिलत में आप तमाम देखने वालों को कहते हैं खुशामदीद। इंतहाई अहम टॉपिक कायदे अज़म की जब बात करें और इतने ज़बरदस्त टॉपिक की जब बात करें तो यकीनन इंटरेस्ट और पैदा होता है। और जब इतनी मुअज़्ज़िज़ शख्सियात हमारे साथ मौजूद हों जो इतने खूबसूरत अंदाज में आप सब हमें गाइड कर रहे हो तो यकीनन ब्रेक पे जाने को भी दिल नहीं करता जी। लेकिन चलें हम कम से कम ब्रेक के दौरान भी मुस्तफ़िज़ होते हैं। डॉक्टर डॉक्टर साहब आप इकोनॉमिक व्यू जी इस्वानी साहब को उन्होंने कहा कि मैंने आपसे कुछ कहा था कि इसके ऊपर कोई डेवलप करें तो उन्होंने प्रोग्रेस नहीं बताई। तो कायदे आज़म ने कहा कि वर यू स्लीपिंग ऑन इट, आई एम नॉट हैप्पी विद दिस प्रोग्रेस। वो इतने कॉमर्स को, इसके अलावा चिटागोंग गए वो स्टूडेंट से बात करने के लिए 48 में। वहाँ जाके स्टूडेंट से कहा कि आप ये ना समझें कि स्टेट जो है वो सब आपको एब्जॉर्ब कर लेगी। आपको डिफरेंट जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स सीखनी है ताकि आप अपनी खुद से डेवलप कर सकें, बिजनेस कर सकें और कुछ कॉमर्स को बिल्ड कर सकें। फिर उन्होंने कहा कि मुझे ये पता चला है हाउ कीनली ही हैज़ द नोटिस ऑफ ऑल दीज थिंग्स। कहते हैं मुझे ये पता चला है कि बहुत हाईली क्वालिफाइड जो लोग हैं वो एज ए पब्लिक सर्वेंट और सिविल सर्वेंट कम अर्न करते हैं एज कम्पेयर टू बिजनेसमैन। मिसाल भी दी उन्होंने, मिसाल भी बंदे की। उन्होंने कहा कि कोई हर्ज नहीं है कि आप मेनियल जॉब करें, आपको लेबर भी होना चाहिए लेकिन आपको क्वालिफाइड लेबर होना चाहिए जिसके हाथ में अभी आप उनकी उस वक्त वो देखें कि स्किल फोर्स की उन्होंने बात की जी, और जी, आज जी। हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की आज हम जी, बात बात करते हैं। कर तो ये मैं आपसे कह रही हूँ टाइम एंड अगेन कि वो चीज़ें वो देख कर गए हैं सारा। आपको मैपिंग तो अब हमें करनी थी ना, लेकिन एक मैप वो आपको देख कर यानी आप फरमा रही हैं कि जो पॉवर्टी लाइन से नीचे जो मेरा क्वेश्चन था इसलिए भी है कि हमारे पास स्किल फोर्स नहीं है और हम बहुत ज़्यादा हम क्या खुद कायदे आज़म ने स्किल और वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग की। देखिए एक और चीज़ है, आप स्किल भी डेवलप करें लेकिन उसके साथ साथ आप ये देखिए ना कि आप जब उतना ही आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, अगर 2% आपकी जीडीपी बढ़ रही है और 2% आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ है, दैट इज ईटन अप। तो ये बहुत सारी होलिस्टिक अप्रोच के साथ जाएगी कि पॉवर्टी रेट कैसे कम होगी। डॉक्टर साहब अभी जो आपने ख़ुद भी अपनी पिछली गुफ्तगू में फरमाया था कि कायदे आज़म पॉवर्टी के हवाले से और जो इकनॉमिक कंडीशन है सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट यानी अवाम, उसमें बहुत मुतफक्किर थे। 11 अगस्त की तकरीर में भी वाज़े किया और फिर जो हमने ज़िक्र किया था 1940s में आपने जितनी तकारीर की आपने कहा कि वो इकबाल वाली बात कि मईशत का और रोटी का मसला जो है वो होना चाहिए और एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए जिसमें एक तरफ लोग जो हैं वो बहुत दौलतमंद हों और दूसरी तरफ लोग एक लुकमे को तरस रहे हों। तो ये कायदे आज़म की अप्रोच बहुत वाज़े थी। तो हमारा अब यहाँ पर पाकिस्तान में उसमें सिर्फ मैं गवर्नमेंट्स को ब्लेम नहीं करूँगा, यानी सब एक ये मिक्स्ड सा मसला है कि पॉवर्टी बढ़ती ही चली जा रही है। उसकी वजह ये है कि हमने कभी भी मुस्तकबिल की तरफ देखने की ज़हमत नहीं की। हम हमेशा हमने कोशिश की शौरी तौर पे, हमसे मुराद ये कि जो करने वाले लोग हैं, शौरी तौर पे कि आमतुन्नास को माजी में जिंदा रखा जाए। इसकी एक मिसाल ये है कि हमने, ये बड़ी बारीक बात है कि हमने प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को कभी भी फोकस नहीं किया। बहुत सही बात। हमने मेरा शदीद एतराज़ रहा है और मैं इस पे अब तक कायम हूँ कि हमने जो हायर एजुकेशन पे फोकस कर रखा है, इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, दुनिया के किसी मुल्क में इस तरह से नहीं होता। दुनिया में प्राइमरी फोकस प्राइमरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन, ये स्टेट की ड्यूटी है। ऐसे ये करके जब मैं ये कहता हूँ तो इसका ये मतलब है कि मैं उन लोगों को तैयार कर रहा हूँ जिन्होंने मेरे बाद जिंदा रहना है, मेरी जनरेशन के बाद जिन्होंने जिंदा रहना है और मामलात को देखना है, यानी मैं मुस्तकबिल की तरफ रुख करूँ। जो जनरेशन यूरोप में देख लें आप, अमेरिका में देख लें आप, वहाँ हायर सेकेंडरी एजुकेशन यानी इंटरमीडिएट तक लाजिम भी है और स्टेट स्टूडेंट को इस काबिल कर देती है, एंटरप्रेन्योरशिप की बात हुई, इस काबिल कर देती है कि वो जिंदगी में कुछ कर सके और अगर वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है तो हायर एजुकेशन में चला जाए। बिल्कुल सही बात। वहाँ हमारे यहाँ बदकिस्मती से
तालीम शुरू ही हायर एजुकेशन से होती है। सही बात। जो किसी न और उसकी हमारे पास कोई इस वक्त हमारी तमाम यूनिवर्सिटियां ABC जो डिग्रियां ऑफर कर रही हैं उनकी मार्केट नहीं है, उनके लिए उन स्टूडेंट्स के लिए जॉब्स नहीं है। ऐसे तो मोहम्मद अली जिन्ना का जो तस्वुर था वो ये था कि हमारी जो नौजवान नस्ल है उसको हम एक, मेरी नस्ल की कामयाबी अगर आपने मैयर करनी है तो वो ये देखें कि मैंने आने वाली नस्ल के लिए क्या सर्व किया है। ऐसे तो हमारी क्या पाकिस्तान के बाद 75 इयर्स अबाउट हुए, हमारी 2 नस्लें मुकम्मल तौर पर नाकाम रही हैं। यानी मैं लाइटर मूड में कहा करता हूँ कि हमारी यूथ पहली यूथ है जिसको बिगड़े हुए बुजुर्ग मिले हैं। आमतौर पे शिकवा ये होता है कि बुजुर्गों का कि भाई हमारे बच्चे बिगड़ गए हैं, ये समझते नहीं। ये वो यूथ है जिसको 2 बिगड़ी हुई नस्लें मिली हैं जिन्होंने इनके लिए प्रॉपर मुनासिब प्लान नहीं किया। जब तक हम इनको नजरअंदाज करते रहेंगे, जब तक हम इनको दुनिया की असल, देखिए स्टेट क्राफ्ट एक ट्रायंगल है, स्टेट, सोसाइटी, इंडिविजुअल। कामयाब मुआशरा, फलाही रियासत वो है जो इंडिविजुअल को फोकस करे, स्टेट भी, सोसाइटी भी इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को फोकस करे, उसको हम कहते हैं ये फलाही रियासत है। हमने ये रियासत नहीं बनाई। हमने, आपका चैनल मुबारकबाद का मुस्तहिक है कि चले हम 10 दिन तो जिन्ना को याद करते हैं, अपने मशाहिर को याद करते हैं, इकबाल को याद करते हैं, सर सैयद अहमद खान को याद करते हैं। मैं आपको बताऊं आबदी साहब कि इस वक्त हमारी इज्तिमाई याददाश्त में ये ब्लैक बोर्ड वॉश कर दिया गया है। बिल्कुल सही बात है। ये मौज़ूआत लोगों को अजनबी लगते हैं। आज की यूथ को हमने हाथ में तिलिस्मी आईना दे दिया है। उस तिलिस्मी आईने के साथ हमारी आइडियोलॉजी, हमारी जहनी मुताबिकत नहीं है। इस वक्त जितने भी गैजेट्स इस वक्त हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी मैं यूं कहूंगा कि जो हमारी जिंदगियों को कंट्रोल कर रहे हैं, अजीब बात यह है कि उनमें से एक चीज भी हमने नहीं बनाई। तो फिर हम कौन है? हम कंज्यूमर हैं। कंज्यूमर की कोई चॉइस नहीं होती। हमें क्रिएटर बनना है, हमें तख्लीककार बनना है, हमें इल्म हासिल तो करना है, हमें इल्म तख्लीक करना है। हमारा क्लेम आबिद साहब उसी इल्म पे होगा जो हम करें। क्रिएट। एक ब्रेक हमें लेना है, ब्रेक के बाद यकीनन नाज़रीन बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, इसको इसी तरह से जारी रखेंगे, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। सत्र स्पेशल पासबान मिल्लत में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ज़बरदस्त डिस्कशन का सिलसिला जारी है, इसको आगे बढ़ाते हैं। जी आदिल साहब। डॉक्टर साहब एक बात कर रहे थे, डॉक्टर इनायत कलीम साहब को रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे, अब क्विकली रिस्पॉन्ड कर दीजिए। तो जी मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे डॉक्टर साहब ने बात की ना यूथ की, देखिए कुछ चीज़ें हमारी सोसाइटी में ऐसी भी हैं कि जो हमने आधी सुनी और आधी उनको लोगों को बताई, सच दरमियान में कहीं रह गया ना। तो वो सच की कहानी कोई इस तरह की भी है, मैं थोड़ा सा ये वो कर लूँ फिर मैं बात की तरफ आता हूँ कि सच और झूठ जो है ना, किसी स्विमिंग पूल में दोनों नहाने उतरे ना, तो हुआ ये कि सच अंदर रह गया और जो झूठ था ना उसने सच के कपड़े पहन कर मार्केट में निकल आया। तो आजकल कुछ इस तरह की सिचुएशन है। तो मैं सर की बात पे तबसरा करना चाह रहा था कि देखिए हमारे यहाँ पर जो यूथ बल्ज की अक्सर बात करते हैं कि हमारी यंग पॉपुलेशन है और हमारा बड़ा ब्राइट फ्यूचर है, ये बात कहीं किसी हद तक ठीक है, किसी हद तक दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह ये है कि देखिए दुनिया में आप जितने भी 10-15 यंगेस्ट कंट्रीज निकाल ले, सारे अफ्रीकन्स हैं और एशियंस हैं। डेवलप कंट्रीज आपको नहीं मिलेंगे, बिकॉज दे हैव प्लानिंग। उनके रिसोर्सेज के मुताबिक उन्होंने एक प्लानिंग रखी हुई है कि कितनी पॉपुलेशन रिक्वायर्ड होगी। आप साथ अपने चाइना के देख लें कि उन्होंने 1 चाइल्ड पॉलिसी पे रखा, फिर उन्होंने देखा कि नहीं अभी हमें 2 चाइल्ड पॉलिसी पे जाना चाहिए, उन्होंने उस पर स्विच किया। दुनिया में स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, स्वीडन, यानी उनकी चीज़ें ना, मैं जो आपकी गुफ्तगू से समझाऊं कि तमाम स्फीयर ऑफ लाइफ, इवन पॉपुलेशन भी, वो कंट्रोल्ड और प्लान्ड है। हमारे प्लान्ड और कंट्रोल्ड चीज़ें नहीं है। और दूसरी बात सर ये है आबदी साहब कि देखिए स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, लग्जमबर्ग है, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हांगकांग, सिंगापुर,
ये ममालिक अगर आप देखें इनमें एक चीज़ कॉमन है। मैं सर की बात पे आऊँगा क्योंकि बहुत इन्होंने एक बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट्स की तरफ इन्होंने रेफर किया कि इनमें एलिमेंट्री जिसको हम यहाँ पर प्राइमरी कहते हैं वो एजुकेशन कंपलसरी है एक। दूसरा ज़्यादातर गवर्नमेंट ड्रिवन है यानी पब्लिक बेस्ड। तीसरी चीज़ उसमें जो है वो ये है कि दैट इज कंपलसरी इवन कि अगर पेरेंट्स बच्चों को एडमिट नहीं कराएंगे दे कैन फेस क्रिमिनल ऑफेंस चार्जेस। तो ये तो इसीलिए और यही उसका मुझे बताएं कि उसका रिजल्ट क्या है। रिजल्ट ये है कि यही 10-15 ममालिक आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल उठा लें उसमें ये टॉप पर है। अमेरिका 30s और 40s में है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्योंकि उनका हायर एजुकेशन बेहतर है लेकिन एलिमेंट्री सिस्टम इनके मुताबिक नहीं है। बहुत सही कहने का मतलब यह है कि आप जब काम करेंगे जैसे सर ने कहा एलिमेंट्री एजुकेशन ऐसा है कि आपकी शख्सियत को बनाता है। जैसे लोग कहते हैं ना ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। बच्चे को शुरू में आपने जो सीरत दे दी जो कैरेक्टर दे दिया जो अखलाकियात दे दिया वो सारी उम्र रहेगा। डॉक्टर साहब आपने बात की उन ममालिक की, मैं आपको शायद किसी एक और प्रोग्राम में भी मैंने जिक्र किया। मैं आपको मिसाल देता हूँ, पिछले 7-8 साल में एक मुल्क ने टर्न अराउंड कर दिया और वो अब उसका नाम जो टेक्नोलॉजी में है एक मयार करार दे दिया गया, वियतनाम। वियतनाम ने वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया। मैंने ये पहले भी कहा, हम ये पीटते हैं ये बात कि जी IMF ने शिकंजा कस दिया है या वर्ल्ड बैंक ने, लेकिन वियतनाम ने वर्ल्ड बैंक से लिया और उन्होंने कहा हम अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन ठीक करेंगे। उन्होंने एलिमेंट्री एजुकेशन ठीक की, इसके बाद फिर 7th 8th क्लास ठीक की। 8th क्लास के बाद उन्होंने कहा अब देखें कि हायर में कौन जाता है और प्राइमरी। हायर पे उन्होंने उस वक्त तवज्जो नहीं दी, लेकिन साथ ही उन्होंने एक और काम भी किया। उन्होंने जो वियतनाम ने किया उन्होंने डाइवर्सिफाइड किया जी, यानी डाइवर्सिफाइड इन अ सेंस कि उन्होंने खुद ही कैटर किया कि किस बच्चे ने किस शोबे में जाना बिल्कुल है। अच्छा अब क्या है हमारे यहाँ बच्चों को पता ही नहीं है अब वियतनाम बिल्कुल बदल गया है पिछले 8-10 साल में और एलिमेंट्री एजुकेशन और वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग। लेकिन वो जाहिर है ऐसी कौमें फिर जब टर्न अराउंड करती हैं तो फिर वो हायर एजुकेशन में भी तरक्की करती हैं। मैं छोटे से वो करूँगा कि देखिए हमारे यहाँ मुल्क में आपने एक चीज़ देखा होगा, या तो बच्चों MBA की तरफ जा रहे हैं। आजकल जो बच्चों का जो ट्रेंड है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर साइंस की तरफ है। देखिए जब तक आप बच्चे को टैलेंट हंट नहीं सिखाएंगे ना, उसका देखिए टैलेंट हंट आपने करना है बाहर के ममालिक। लेकिन वो एक कौमी पॉलिसी होती है ना, यानी हमें एक कौमी तरफ जाना होगा। डॉक्टर साहिबा, कायदे आज़म की विजन की तरफ वापस आते हुए हमने 11 अगस्त की 13 अगस्त की तकरीर की बात की। मुझे याद है एक उनकी और तकरीर जो उन्होंने, जो मुझे याद आ रहा है 11 अक्टूबर 1947 को ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर्स और जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं उनको की, वो बड़ी अहम है। हमने एक प्रोग्राम में उसका जिक्र किया, लेकिन मैं एक और अहम तकरीर की तरफ आना चाह रहा हूँ जो हमारे आज के शोबे से मुतालिक है। वो स्टेट बैंक की तकरीर है। उसमें वो बाकायदा एक मंशूर देते हैं इक़्तिसादी। मिस फातिमा जिन्ना ने लिखा कि बहुत बीमार थे वो और उन्हें कहा गया, मिस फातिमा जिन्ना ने भी कहा कि आप खुद ना जाएं, ये तकरीर भेज दें। तो उन्होंने कहा नहीं, ये स्टेट बैंक की बात है, इकोनॉमी की बात है, ये मुल्क का बहुत अहम मसला है, मैं खुद जाऊंगा। फरमाइए। बिल्कुल, वो उनकी लास्ट पब्लिक अपीयरेंस थी लेकिन वो गए। देखिए उसमें भी उन्होंने ये कहा कि मैं ये किस तरह की इकोनॉमी चाहता हूँ, वेलफेयर सिस्टम के उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया उनको, किस तरह का बैंकिंग सिस्टम चाहता हूँ और किस तरह से आपके जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं वो किस तरह से जुड़ के आपके बैंकिंग सेक्टर को सपोर्ट करेंगे और बैंकिंग सेक्टर फिर आपके GDP को सपोर्ट करेगा। ये सारी चीज़ें उन्होंने उसके अंदर कही। हैविंग सेड दैट, मैं सिर्फ एक चीज़ को ऐड करना चाह रही हूँ। हम जो उन्होंने डॉक्टर साहब ने एग्जाम्पल्स दिए, आप चले जाइए श्रीलंका, आपको 100% लिटरेसी रेट जो है वो वहाँ मिलता है। कायदे आज़म ने जो फोकस किया है पॉलिटिकल राइट पे, उतना ही फोकस उन्होंने एजुकेशन के ऊपर भी किया है और उतना ही फोकस उन्होंने इकोनॉमी के ऊपर किया, क्योंकि वो उनका ये ख्याल था कि अगर आप एजुकेटेड नहीं है बेसिकली तो ये डे एंड नाइट का डिफरेंस है। फिर आप देन यू कैन नॉट कम्प्रीहेंड एनीथिंग ऑफ द सिस्टम। सो उन्होंने कॉमर्स, बैंकिंग, फिर एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आज हम जो बात कर रहे हैं वो मिसिंग है। स्ट्रेंजली उन्होंने प्लानिंग कमेटी, इकोनॉमिक प्लानिंग कमेटीज़ 39 से बनवानी शुरू की। उसके बाद आके एक सिविल सर्वेंट को कहा पाकिस्तान में आने के बाद कि सारा जो स्टेट ऑफ अफेयर्स इस वक्त प्रोडक्टिव सिस्टम पाकिस्तान में है उसकी मुझे एक रिपोर्ट दो।
और उस रिपोर्ट की बेस पे तब हम डिसाइड करेंगे कि इन विच सेक्टर व्हाट वी नीड। अच्छा, उसकी बेसिस पे बाद में आपने क्या किया, प्लानिंग कमीशन बनाया पाकिस्तान में, जी जी जो कि 50s के बाद रिस्पॉन्सिबल था फॉर एवरी 5 ईयर जी, जी। प्लानिंग। सही। जैसे भी वो चलती रही, बट कुछ एक डेढ़ डेकेड से 2 डेकेड से आप देख रहे हैं कि वो डिसफंक्शनल है। ये जो आज अब ये दोनों साथी वो बात कहते हैं ना, जो हमारे 5 ईयर प्लान थे जो उनको बात कई ममालिक ने अडॉप्ट किया, अडॉप्ट किया। और उनका हमसे अभी हम जिक्र भी कर रहे हैं काफ़ी ईस्ट एशियन स्टेट्स का। जो अभी यहाँ बात हो रही है ना, डॉक्टर साहब से थोड़ा सा मैं बड़ी हम्बली इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगी, जो उन्होंने कहा कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो भी डिग्रीज दे रही हैं उसकी जॉब नहीं है। ऐसा बिल्कुल इस तरह से नहीं है, हमारी यूथ भी इस वक्त सुन रही है। सिर्फ ये है कि हमारी यूथ की जो डिग्रीज हैं उनकी जो आपकी कॉम्बिनेशन विद द इंडस्ट्री जो खपत होनी चाहिए, जो उनको वो लिंकेजेस नहीं है, और वो काम हमारा है, वो बेसिकली वो स्टेट का काम है ये बिल्ड करना और यूनिवर्सिटीज़ का काम है। अब यूथ को जाहिर है कि जो आगे बढ़ने के लिए जो रास्ता नज़र आ रहा है वो ले रहे हैं। डॉक्टर साहब एक ब्रेक लेनी है। श्योर, बिल्कुल नाज़रीन, बहुत अहम डिस्कशन, इसको जारी रखेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, सच फॉर स्पेशल पासबान मिल्लत में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। कायद का विजन डिस्कस किया जा रहा है, जिस तरह से उन्होंने हर लिहाज से हमारी रहनुमाई फरमाई, उसको डिस्कशन का हिस्सा बनाया जा रहा है। इस गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाते हैं। जी आप जी डॉक्टर साहब, अपनी बात वो मैंने इकोनॉमी से मुतालिक जो कायदे आज़म की ख़ास तौर पे फिर स्टेट बैंक वाली तकरीर थी, उस पर मैं ये बात कर रही थी कि हमने अपने यूथ की जिस तरह बात हुई, यूथ को हमने स्ट्रेंथ बनाने के बजाय लायबिलिटी बना ली अनफॉर्चुनेटली। वो इसीलिए कि उस वक्त में उनको जब आप पढ़े, इतनी खूबसूरत उनकी सारी थॉट्स हैं जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, यूथ को कहते हैं स्किल लें। और आज हम बैठ के सोचते हैं कौन सी ऐसी स्किल होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। फैमिली हमारा वो जो है बिल्कुल प्लानिंग कमीशन की कोई रोल नज़र किसी जगह नहीं आता। और जो उन्होंने उस वक्त प्लानिंग कमेटीज़ की बात की है, प्लानिंग कमीशन का रोल यही था ना कि आपने ये देखना था किन किन सेक्टर्स में किन किन डिग्रीज की ये बहुत दैट इज मिस्ड, टोटली मिस्ड। जी। तो जब आप इस तरह से होच पोच करेंगे तो बेसिकली फिर और वो फिर इस बात पे सारा दारोमदार होता है कि किसी यूनिवर्सिटी को बनाने वाले कौन कौन से डिपार्टमेंट बना रहे हैं और फिर कितनी अच्छी मार्केटिंग कर रहे हैं। कमीशन को बेसिकली रिवाइव करना चाहिए 5 ईयर प्लानिंग के ऊपर, एंड यू विल सी द रिजल्ट। ये तो मेरा ख्याल है जो आप बात कर रही हैं ये तो मस्ट डू में से है। डॉक्टर साहब, इकोनॉमी के हवाले से, क्योंकि आज का प्रोग्राम उस पर, लेकिन इकोनॉमी हर चीज़ पर मुहित होती है। अगर इकोनॉमी बेहतर ना हो तो एजुकेशन भी बेहतर नहीं हो सकती। स्टेट के पास पैसे ही ना हो तो वो हेल्थ और एजुकेशन पे कैसे खर्च करेगी। लेकिन ये हेल्थ और एजुकेशन प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए। देखिए, किसी भी रियासत का सबसे कीमती सरमाया उसकी आबादी होती है। सही। उस आबादी को रियासत अपनी हिकमत अमली से अपनी लायबिलिटी भी बना सकती है, अपनी हिकमत अमली से अपनी ताकत भी बना सकती है। कोई तरक्की का माजूर चाहता हूँ, तरक्की का कोई ऐसा फार्मूला नहीं है, कोई ऐसा राज नहीं है जो इत्तेफाक से हमारी कम्युनिटी के इल्म में ना हो और हम पीछे रह गए हों। 1902 में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कहा कि तेज तरीन कौमी तरक्की के लिए सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्राइमरी एजुकेशन में। 1904 में कहा कि हमें जापान की मिसाल पर टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और सादा एजुकेशन को नजरअंदाज। अब मुझे ये बताइए, ये हमारी नॉलेज में, हमारे ज़मीर में क्या ये शामिल नहीं था? जिना को भी ये चीजें और इन लोगों ने, देखिए जिना कौन थे? एक ताजिर के बेटे थे। आप मत भूलिए कि ताजिर के बेटे के ज़मीर में शामिल होता है नफा नुकसान। लेकिन उन्होंने बाप ने एजुकेशन के लिए भेजा। सिर्फ ताजिर के बेटे नहीं थे, बल्कि ऐसी कम्युनिटी के फर्द थे कि जो बिजनेस ओरिएंटेड थे, जिनकी बिजनेस विजडम आज भी कायम है। अच्छा, उन्होंने एक नई तलवारें सजा ली अपने दाएं और बाएं, नॉलेज और लॉ की, कानून की। और जिस रास्तबाजी से आप देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना के कंटेम्परेरीज में
इस प्रोफेशन में बम्बई में आके प्रैक्टिस करने वालों में किसी ने इतनी तेजी से तरक्की नहीं की जितनी मोहम्मद अली जिन्ना ने की। किस वजह से की कि उनका लॉजिक, उनका कंसेप्ट बिल्कुल साफ था, उसमें खौफ नहीं है, झिझक नहीं है और रास्तबाजी है। ये तीन चीजें अगर आपकी गुफ्तार में शामिल हो जाए तो आप यही मैसेज। अच्छा, अब वो आदमी जब एक रियासत की तश्कील चाहता है तो ये कैसे मुमकिन है कि उसके जहन में पूरा नक्शा ना हो? मैं नहीं मानता, बहुत सारे केसेस हैं, आपने जिना को इन दिनों बहुत पढ़ा है, बहुत सारे केसेस देख के उन्होंने नहीं लिए, ये मैं नहीं मुनासिब समझता। बिल्कुल इसमें पोटेंशियल नहीं है। कोई वकील केस वापस नहीं करता, खास तौर पे उसमें जान नहीं भी है, क्योंकि हमारे यहाँ बेशतर वकला का माजरत से ये पर्सपेक्टिव होता है कि इसको निपटाना नहीं, लटकाना है ताकि गुलशन का कारोबार चलता रहे। तो ये जो प्रोफेशनलिज्म था इसने, तो इतना प्रोफेशनल और एक्यूरेट आदमी, इतना कैलकुलेटेड आदमी एक 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 मुतय्यन सोच के बगैर रियासत का तस्वुर मुतालबा नहीं कर सकता। और उन्होंने जितना उन्हें वक्त मिला, जितना उन्हें फुर्सत मिली, देखिए बहुत बड़ी टीम उन्हें मुयस्सर नहीं आ सकी। टीम से मुराद ये होती है, टीम वो होती है कि जो आपके बाद आपके प्रोग्राम को चलाए। सही बात है, बिल्कुल ठीक है। जिना इंतकाल कर गए अनफॉर्चुनेटली, लियाकत अली खान मुंतकिल कर दिए गए अनफॉर्चुनेटली। तो ये जो सीन बना, इसमें फिर वो चीज ट्रांसलेट नहीं हुई जो उनके विजन थी। आप इसी को रिस्पॉन्ड करना? कमेंट करना चाहूँगा। सर ने जो बात की ना कि जब आपके पास जो आबादी होती है वो आपकी लाइबिलिटी भी बन सकती है और वो आपके लिए एक एसेट भी बन सकती है। अभी तो मेरा ख्याल है कि लाइबिलिटी हमारी आबादी हमारे लिए बन चुकी है। वजह यह है कि ये जो आबादी का जो तनासब है रिसोर्सेज के मुताबिक, ये 1990 से शुरू हुआ। जब हमने, आपको याद होगा जब हम छोटे हुआ करते थे तो उस वक़्त ये फैमिली प्लानिंग की कुछ थोड़ी सी अवेयरनेस दी जाती थी। नेशन स्टेट एक ही नेशनल टीवी होता था तो उसके थ्रू थोड़ी बहुत, अब वो फिर हमने छोड़ दी। तो एक अब मसला यहाँ पर ये है कि देखिए अब मसला क्या है। आप पंजाब विच इज़ almost half of Pakistan, 110 million population lives there. वहाँ पे मेडिकल की जो 3400 सीट्स होती हैं, 3400 बड़ी, हाफ ऑफ पाकिस्तान में 3400 सीट्स वो एलोकेट करते हैं। तो दिस हैज़ एक्चुअली डेवलप्ड अ कट थ्रॉट कंपटीशन। जब आप इतना बच्चों को आप इतना स्ट्रेस में ले आए हैं कि अब बच्चे समझते हैं कि यार 70 और 75 और 80% मार्क्स लेने से तो कुछ होगा ही नहीं। अब उस लेवल पर जब आप ले आएंगे तो फिर इसका मतलब यह है कि आप बच्चों के जो ग्रूमिंग जो थी ना, जो उसका पैटर्न था वो आपने लॉस कर दिया। बहुत अहम बात आपने की। हाँ, यू कंपेल देम टू मग अप एंड क्रैम अप द स्टफ, जो कि बहुत डेंजरस है। दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि देखिए हमारे यहाँ पर दो चीज़ें हमें करनी चाहिए, दो यूनिवर्सिटीज़ को। एक इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज which is purely the responsibility of the state. स्टेट ने ये मटेरियलाइज करना है, ये यूनिवर्सिटी भी नहीं कर सकती। जब आप एक कंपोनेंट बना देंगे कि some part of their semester या some part of their education they have to play or they have to contribute in industries, तो वो चीज़ क्या होगी कि वो मटेरियलाइज होते रहेंगे, इंडस्ट्रीज को भी पता चल जाएगी कि ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं और नाउ दे आर वेल ऑफ। सेकेंड चीज़ जो हमने करनी है वो हमने ये करनी है कि हमने खुद चैनलाइज करना है कि बेटा आप का ये एप्टीट्यूड है, आपने इस तरफ लेके जाना है। ये ना हो कि तमाम लोग एक ही फ्लो पे जाना चाहें। और जो सर इकोनॉमी की बात कर, ब्रेक की जानी पड़ना, ब्रेक के बाद आपकी बात को कंप्लीट करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, सच पर स्पेशल पासबान मिल्लत में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। आप सब जानते हैं कायद से मुतल्लिक़ पूरा अशरा मनाया जा रहा है। इतनी ज़बरदस्त टॉपिक्स का इंतखाब, इतनी मौजूद शख्सियात हमारे साथ मौजूद कि यकीनन इन 2 घंटों का पता ही नहीं चलता। इतनी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रही होती है और आप सब कैसे हम आखिरी सेगमेंट तक पहुँच गए पता ही नहीं चला, कुछ ही मिनट 5-7 मिनट। डॉक्टर साहब आप एक पूरे ओवरऑल ना प्लानिंग की बात कर रहे थे और यूनिवर्सिटी और
इंडस्ट्री के लिंकेज की बात। जी, और दूसरी चीज़ सर जो हम इकोनॉमी के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे मौजूद बस 1-1.5 मिनट है हर एक हमारे पार्टिसिपेंट। देखिए, इकोनॉमी जो था ना, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का था, वो ये नहीं था कि हमने जो है ना एक वेस्टर्नाइज इंटरेस्ट बेस हमने इकोनॉमी को चलाना है। वो चाह रहे थे कि एक इक्विटेबल सोसाइटी जो है ना वो जन्म ले। उसकी मैं आपको मिसाल दूं कि वो एक वेलफेयर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट रखते थे, जो कि एक इस्लामी कॉन्सेप्ट है। आपको पता है ये जो वेलफेयर का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इवन के ब्रिटिश में भी था जब तक प्रोटेस्टेंट नहीं आए थे। जब प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक आपस में वो हुआ, प्रोटेस्टेंट ने जन्म लिया, तो उन्होंने फिर, आपको पता है सबसे पहले जो चर्च बना इंग्लैंड में, वो सबसे पहले प्रोटेस्टेंट का बना। दूसरा जो सबसे बड़ी जो चीज़ हुई, वो बैंक ऑफ इंग्लैंड का सबसे पहले बैंक बना, जिन्होंने जो इंटरेस्ट बेस था, जिसे हम कहते हैं सूद बेस, उसको फिर दुनिया ने फॉलो किया और फिर उसके बाद डिवीजन आई। अदरवाइज इससे पहले वेस्ट में भी जो था वो वेलफेयर का कॉन्सेप्ट था। आपके यहाँ पर इस्लाम में क्या कॉन्सेप्ट है? इस्लाम में है कि कर्ज हसना वो कभी भी इंसान को मकरूज नहीं होने देता। वो एक ऐसे सिस्टम है जिसमें आप जो है ना प्रॉस्पेरस होते हो, आप प्रोग्रेस करते हो, आपकी इकॉनमी फ्लरिश करती है। जब आप इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम चलाते हो, जैसे कि आजकल है, तो वो ज़हरी बात है, फिर एक्सप्लॉइट करते हैं। और कायदे आज़म ने अपनी तकरीर में इस सिस्टम को बड़ा एक्सपोज किया था। तो मैं ये अक्सर ये लोग कहते हैं कि वेस्ट का है, तो वेस्ट में इंग्लैंड ने ये चीज़ सबसे पहले शुरू की थी, 18 सेंचुरीज में ये की थी, और उसमें बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ, लेकिन अब ग्लोबलाइज है ना, अब ग्लोबलाइज हो चुके हैं। लेकिन स्टिल सर हमारे लिए कुरान सुनना एक मशाल राह है, अगर हम उसके ऊपर करें। और हमारे पास सबसे बड़ा कुरान ने जो पैटर्न दिया है कि आप मॉडर्नाइज कर सकते हैं, आप अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं, वो है इज्तिमा। इज्तिमा के थ्रू उलमा आपको गाइड कर सकते हैं कि इस सिचुएशन में आप बिल्कुल। थैंक यू सर। डॉक्टर साहिबा, हमारे पास आखिरी चंद मिनट्स हैं। ओवरऑल इस प्रोग्राम को आप कंक्लूड करते हुए क्या मैसेज देंगी? और क्योंकि बात कायदे आज़म पर हो रही है, ये चीज़ें हम इंटेलेक्चुअल्स बयान करते हैं, टीवी के ज़रिए आवाम तक भी पहुंचती है, लेकिन कायदे आज़म की विजन ट्रांसलेट नहीं हो रही। उसके लिए हमें यंग जनरेशन के लिए कुछ तो डॉक्टर साहब ने बात की, आप क्या फरमाएंगे? सिलेबस में इस तरह से शामिल किया जाए या क्या किया जाए कि कायदे आज़म की इन थॉट्स को आवाम तक वाक़ईन पहुँचाया जाए? आवाम का प्रेशर होगा तो फिर शायद पॉलिसी साज जो आप अभी बता रहे थे ना, 5 ईयर प्लान और इस तरह की चीज़ें, वो फिर आवाम का प्रेशर होगा तो शायद पॉलिसी साज लोग भी इसी तरह। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि जो उन्होंने अपना विजन दिया है इकोनॉमी का, वो अंडर रेड है, अंडर स्टडीड है, और वो नहीं, और यूथ ना पढ़ा गया ना समझा गया, और यूथ तक तो वो अब नहीं पहुंचा है। वेरी फ्रेंकली, उनको तो अभी हम छोटी मोटी जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं। बिल्कुल करिकुलम का पार्ट आप बनाइए, और सिर्फ एक हिस्ट्री में एक पर्सनालिटी को ना पढ़ाइए। आप सिर्फ उसकी लाइफ तो ठीक है, उसका काम भी तो बताइए कि उसके काम की आज 70, 75, 80 साल के बाद व्हाट इज़ द रेलेवेंस ऑफ दैट वर्क नाउ। यहाँ आपका डिस्कनेक्ट आ गया यूथ का और हीरोज़ का, कि हम कहते हैं बस ये हिस्ट्री में पढ़ लिया, डेट्स याद कर ली, कुछ नहीं। उन्होंने जो काम किया है वो आज की रेलेवेंस है। कार्ल मार्क्स जो है इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा रेफर किया जाने वाला ऑथर है, सही है, 19वीं सेंचुरी का। और आज हम बात तो उन्होंने भी इक्विटी की और जस्टिस की वेलफेयर की, वेलफेयर उस अंदाज में नहीं, लेकिन उन्होंने तो ये बात की ना कि एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट अगर कोई आया है तो वो सोशलिज्म आएगा और कम्युनिज्म आएगा। तो बात है कि हमारे लिए उनकी रेलेवेंस क्या है ये बताइए, चाहे वो आप उसके करिकुलम में लाते हैं या आप किस तरीके से कोई पॉलिसी में लेकर आते हैं, लेकिन वो उनको रेलेवेंस बताइए। जी बेशक। डॉक्टर साहब, आप अब तो पूरे प्रोग्राम को कंक्लूड करना आपके जिम्मे आ गया। जी, मैं इसमें जो बातें भी की गई, जिस बेहतर, हमारे पास 2 मिनट हैं आपके लिए, हमने इशारे भी किए, ये बाय डिज़ाइन है, ये कोई नेग्लिजेंस नहीं है। लिहाजा मैं इसी डिज़ाइन में से इस्लाह भी निकलेगी, ये मेरा मानना है, मेरा सोचना है। मैं अपनी यूथ पे यकीन रखता हूँ, वो यकीनी तौर पे असली तकाज़ों को समझते हुए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और अल्लामा मोहम्मद इकबाल के तसव्वुरात को भी जानते हुए अपने लिए सही रास्ता मुंतखब करने की, मुझे टनल के आखिर में रोशनी नजर आ रही है और मैं मायूस नहीं हूं। इंशाल्लाह। जी हमारे पास 30 सेकंड आप। हाँ, मैं एक आखिरी चीज़ बताऊंगा कि 6 जो है ना कंपोनेंट्स हमें अपने करिकुलम में अडॉप्ट करना चाहिए, जो कि उन ममालिक में है जिनका
एजुकेशन सिस्टम अप टू द मार्क है। एक पर्सनल डेवलपमेंट जिसमें आप जो है ना बच्चे को कोलैबोरेटिव कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट देते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आप बच्चों को एंगर मैनेजमेंट, इमोशंस मैनेजमेंट की बात करते हैं। तीसरी सोसाइटल एक्सपोजर जिसमें आप कम्युनिटी सर्विस, इंटरेक्शन विद द कम्युनिटी आप बताते हैं। सिटीजनशिप स्टडीज जिसमें आप बताते हैं कि ट्रैफिक रूल्स आपने कैसे बीइंग अ सिटीजन आपने कैसे करना है। सिविक सेंस जिसको कहते हैं, सिविक वर्च्यू जिसको कहते हैं, वो रिलीजियस टॉलरेंस जिसमें आप बताते हैं कि हेट्रोजीनियस कम्युनिटी के मुतालिक कैसे वो करना है। तो ये चीज़ें हमने अपने कोर्स में अडॉप्ट करनी है। अदरवाइज जो है ना हम अपनी सोसाइटी के बच्चों को 21st सेंचुरी के लिए तैयार नहीं कर रहे। फिर ये चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी अगर हम वाकई चाहते हैं कि पाकिस्तान एक प्रॉस्परस, एक डेवलप और एक बेहतरीन जो है ना एक कलीदी मुल्क बने, तो इसके लिए ये हमें करना पड़ेगा। बहुत ही खूबसूरत और अहम बातें की हमारे तीनों मेहमानान गिरामी ने, प्रोफेसर डॉक्टर इनायत कलीम साहब, प्रोफेसर डॉक्टर नूर फातिमा, प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद इकबाल कामरान साहब। अब कल हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा तो उसमें तो एक फेस्टिविटी और क्योंकि वो उस दिन एनिवर्सरी का है तो पैगाम भी होगा लेकिन फेस्टिविटी ज़रूर होगी। तो आज और अब तक हमने जो 9 प्रोग्राम किए उसका खुलासा जो अगर मुझसे आप पूछें कि हमारे जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स, वर्दी पार्टिसिपेंट्स, नॉलेजेबल पार्टिसिपेंट्स ने किया कि हमें अपने कोरिकुलम में प्राइमरी को देखते हुए हायर एजुकेशन को हायर सेकेंडरी और फिर हायर एजुकेशन को देखते हुए हमें अपने सिलेबस में, और सिलेबस भी जाहिर है सिर्फ किताब नहीं होता, सिलेबस आजकल तो मीडिया इतना इंटरेक्टिव हो गया है कि आपकी वीडियोस, आपके आइडियोज, आपके जो वीडियो के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वो और सिलेबस उसमें जब तक हम कायदे आज़म को पूरी तरह शामिल नहीं करेंगे हमारी यंग जनरेशन की तरबियत बड़ा मुश्किल मुश्किल हो सकता है। मजीद आप सब कल हम आपसे इन डिटेल खुलासा लेंगे। अभी चूँकि टाइम भी खत्म हो गया प्रोग्राम का। मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। नाज़रीन इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।